सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस क्लास। सो हमने अपनी लास्ट क्लास पे कर लिया था कि जो हमारा एटम है वो मतलब कि जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर है उसको स्टार्ट कर लिया था, इंट्रोडक्शन देख लिया था। साथ साथ हमने अपने दो लॉज देखे थे जो कि आ जाते हैं हमारे केमिकल लॉ, मतलब केमिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ हमारा डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये हमने चेकआउट कर लिया था। साथ साथ हमने अपनी देखी थी डेल्टन, जो आपकी थ्योरी आ जाती थी डेल्टन थ्योरी, वो हमने चेकआउट कर ली थी। आई होप आपकी ये चीजें समझ में आ गई होगी और आपने ये चीजें याद भी कर ली होंगी। अब हम अपने करने वाले अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आता है हमारे पास एटम। स्क्रीन आपके सामने आ गई होगी। यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आ जाता है हमारे पास एटम। देखो एटम्स का मतलब क्या होता है, एटम सिंपल डिफाइन किया था। एटम्स का मतलब होता है जो भी आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट है, मतलब जिससे मिलके आपके जितना भी जो मैटर है वो मिलके बना हुआ है, जो तीन पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को सिंपली हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। जो अगर अकॉर्डिंग टू हम अपना एनसीईआरटी देखें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या आता है, एनसीईआरटी में हमारा लिखा हुआ है हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ मैन ऑन बिल्डिंग अ वॉल्स, मतलब कि देखा है आपने, मतलब कि जो दीवार बनती है तो उसमें क्या करते हैं, जब दीवार आपकी पूरी बनती है तो दीवार बनने में जैसे आपकी ये पूरी एक दीवार बन रही है तो उसमें क्या लगती है, आपकी छोटी छोटी सी क्या लगती है, ब्रिक्स लगती है। मतलब कि दो जो ब्रिक्स है उनको मिल मिल के आपकी क्या बनती है, पूरी जो वॉल है वो आपकी बनती है कुछ इस तरीके से। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, अब देखो यहाँ पर जो पूरी एक वॉल है वो पूरा मतलब क्या हो गया, पूरी एक वॉल हो गई, वो किससे मिलके बनी हुई है, वो आपकी छोटी छोटी ब्रिक्स से मिलके बनी हुई है। इसी तरीके से जो आपका मैटर होता है वो किस चीज से मिलके बना होता है, वो आपका एटम से मिलके बना हुआ होता है। तो सिंपल आपकी ये वाली बात यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं फ्रॉम दिस वॉल देन द कलेक्शन ऑफ द रूम्स फॉर द बिल्डिंग। और फिर पहले आपकी वॉल्स बनती है, वॉल से आपके रूम बनते हैं, रूम से आपकी क्या बनती है, बिल्डिंग बनती है। ऐसी है पहले जो एटम्स होते हैं, सिंगल एक एटम होता है, एटम एटम आपस में मिलकर पूरा कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आपके बनाते हैं। ठीक है जी, ये आपका सिंपल आता है एटम्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है हाउ बिग्स आर एटम्स, मतलब कि एटम कितने बड़े हैं या फिर आपके जो एटम्स है वो कितने छोटे आते हैं। तो एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद, मतलब जितना हम सोच सकते हैं, जितना इमेजिन कर सकते हैं उससे भी ज्यादा आपके छोटे क्या है, एटम आपके आते हैं, जिनका साइज आपका कितना आ जाता है 1 नैनोमीटर के अराउंड आपका उनका साइज आता है। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 1 नैनोमीटर आपका अराउंड होता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 9 मीटर के इक्वल होता है। मतलब कि अगर आप अपने एक बाल को लो तो बाल का भी 90वां हिस्सा, मतलब कि जो उसकी एक तरह से सर्कमफ्रेंस हो गई, मतलब सर्कमफ्रेंस वाला एरिया हो गया, गोल वाला एरिया, तो उसको भी अगर 9 हिस्सों में डिवाइड कर दो तो उससे भी छोटा आपका क्या होता है, एटम होता है। मतलब कि बेसिकली एटम आपका क्या होता है, बहुत ज्यादा आपका छोटा होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स आते हैं, जैसे मतलब उसने साइज बताया हुआ है। जैसे सबसे पहला आ जाता है हमारे पास एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटम क्या है, सबसे साइज उसका सबसे ज्यादा छोटा होता है। फिर मोलिक्यूल ऑफ वाटर, उसका साइज आपका अराउंड 10 की पावर माइनस 9 होता है। हीमोग्लोबिन का भी साइज आपका बहुत कम होता है। जो ग्रेन ऑफ सैंड होता है, जो सैंड मतलब कि छोटा सा, मतलब कि मिट्टी का टुकड़ा होता है, उसकी 10 की पावर माइनस का 4 का साइज होता है। आंट जो छोटी सी चींटी होती है उसका साइज इतना, और एप्पल का साइज आपका इतना होता है। तो उसके कंपेयर में अगर आप देखो तो हाइड्रोजन जो एटम है वो इतना ज्यादा छोटा है। अगर कंपेयर करें आप आंट से या फिर आप अपना सैंड से भी कंपेयर करें तो उससे भी हमारा क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा छोटा ये एटम आता है। इस तरीके से आपका ये सिंपल एटम आता है। अब यहाँ पर पॉइंट आता है वी माइट थिंक दैट इफ द एटम्स आर सो इनसिग्निफिकेंट इन साइज, मतलब कि जो एटम्स हैं वो बहुत ज्यादा इनसिग्निफिकेंट है, मतलब कि उनको साइज मतलब कि इतना ज्यादा छोटा है कि उसको हम कभी एक तरीके से मतलब कि अगर मेजर ही नहीं कर सकते, व्हाई शुड वी टेक केयर अबाउट देम, मतलब कि फिर हम उनके बारे में पढ़ ही क्यों रहे हैं। मतलब कि जब वो इतने छोटे हैं ना, उनके बारे में मतलब स्टडी करना इतना ईजी है, ना उनको मेजर कर सकते हैं, ना उनकी प्रॉपर्टीज ऐसे मतलब कि विजिबल हो सकती है, तो हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो सिंपल इसका आंसर ये आ जाता है क्योंकि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, जो भी हमारा आपके पास केमिकल कंपाउंड आपका बनता है, तो उसमें जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। मींस जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वहां पर एटम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसलिए हमें एटम्स को क्या करना होता है, पढ़ना होता है। एटम्स की वजह से जो आपकी सारी केमिकल रिएक्शन है, जो भी आपका कंपाउंड है, जो भी आपका सब्सटेंस है, वो सब कुछ क्या होता है, बनता है। ठीक है पॉइंट। दिस इज बिकॉज आवर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम, और जो हमारा पूरा वर्ल्ड है वो एटम से मिलकर ही बना हुआ है। वी मे नॉट बी एबल टू सी देम, हम उनको देख नहीं सकते, बट दे आर देयर एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वट एवर वी डू, मतलब कि हम उन्हें देख नहीं सकते बट वो लगातार अपना काम कर रहे हैं, अपना प्रोसेस उनका चलता रहता है। थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज ऑफ सरफेस एलिमेंट शोइंग एटम्स, मतलब कि हम एटम्स को बिल्कुल क्लियरली तो नहीं देख सकते, बट मतलब कि जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उनकी मैग्नीफाइंग
टूल्स की हेल्प से हम अपना एक रफली इमेज बना सकते हैं कि जो अपने एटम्स होते हैं वो किस किस तरीके से कंबाइन होके पूरा क्या है एक एलिमेंट आपके बना रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आपके जो एलिमेंट्स है वो पूरा मिलके पूरा क्या बना रहे हैं, एक आपका कंपाउंड बना रहे हैं। ये आपका सिंपल क्या आ जाता है, एटम से रिलेटेड आ जाता है। तो एटम की आपकी डेफिनेशन क्या बन गई, एटम क्या हो गया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल और द टीनी पार्टिकल्स दैट मेड द एटम्स इज नोन एज एटम, या फिर हम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर इज नोन एज एटम। ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर इज नोन एज एटम। ये आपकी डेफिनेशन आ गई। अब यहाँ पर एक नया क्वेश्चन आता है। अब देखो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये डिस्कवर कर लिया था कि ठीक है चलो जो सारा मैटर है वो किससे मिलके बना हुआ है, वो एटम से मिलके बना हुआ है। अब एटम्स मान लो ये एटम्स हो गया, फिर दूसरे टाइप्स का एटम्स हो गया, ये मिल के क्या बनाएंगे, कुछ नया कंपाउंड आपका क्या बनाएंगे, नया कंपाउंड बनाएंगे। अब हर एक एटम का उन्होंने हर अलग अलग कंपाउंड का उसका नाम भी कुछ रख दिया। जैसे हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन एटम हो गया, कार्बन का कार्बन एटम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी उसका कार्बन डाइऑक्साइड का कंपाउंड हो गया। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के ये नाम उन्होंने रख दिए। तो अब जब उनको स्टडी करते थे, वो जब उनके बारे में आप कुछ भी रिसर्च करते थे तो बार बार उनको क्या लिखना पड़ता, जैसे ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन लिखना पड़ा, हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन लिखना पड़ा। और ये मतलब कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लैंग्वेज यूज होती थी। तो कहीं पर इंग्लिश यूज हो रही है, कहीं पर पर्शियन, कहीं पर मतलब कि इंडियन, मतलब कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लैंग्वेज यूज हो रही है। तो उस हिसाब से ये लिखना भी आपस में क्या बन गया, एक डिफिकल्ट टास्क बन गया। अगर मान लो किसी कंट्री में कोई रिसर्च हुई है तो रिसर्च पेपर मान लो वहां पर लिखे गए हैं, तो अगर वो दूसरी कंट्री वाला पढ़ेगा, अगर उसको वो एक तरीके से वो लैंग्वेज ही पढ़ना या बोलना नहीं आता होगा तो उसके लिए वो क्या हो जाएगी, मतलब कि वो मतलब कि काम की चीज नहीं रहेगी। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने एक नई चीज डिस्कवर की। उन्होंने बोला कि जो हमारे जो भी एटम्स होंगे हम उनको क्या देंगे, हम उनको सिंबल्स देंगे। क्योंकि सिंबल्स एक ऐसी चीज है, चाहे कोई आदमी पढ़ा हुआ हो, चाहे ना पढ़ा हुआ हो, चाहे ज्यादा पढ़ा हो, चाहे किसी भी लैंग्वेज में, चाहे किसी भी कंट्रीज का पढ़ा हुआ हो, वो सिंबल को देख के पहचान जाएगा कि हाँ मतलब कि ये चीज आपका आता है। जैसे सिंपल अगर हम भी बेसिक में बात करें, अगर कोई ऐसे कर रहा है भाई, मतलब कि ऐसे मतलब खेल के वैसे कर रहा है तो हमें लगता है भाई पानी मांग रहा है, या फिर कोई अगर ऐसे कर रहा है तो बाय कर रहा है, तो मतलब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे मतलब कि हम भी अगर देखें डे टू डे लाइफ में हमने मतलब कि क्या कर रखे हैं, एस्टेब्लिश कर रखी है। तो ऐसे साइंटिस्ट ने कहा कि हम हर एक एटम का क्या रखेंगे, सिंबल बनाएंगे। तो शुरुआत उन्होंने कहां से की, शुरुआत उन्होंने की कि जो सिंबल होंगे वो किस तरीके से होंगे, वो ऐसे सर्कुलर टाइप में होंगे। ये भी जो जॉन डेल्टन जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी दी थी वो फिर से आ गए, उन्होंने फिर से यहाँ से कम बैक कर लिया। पहले थ्योरी दे गए, उसको याद करो, अभी हमें सिंबल देगा, अभी इनको भी याद करो, ठीक है जी। चलो, तो उन्होंने कहा कि जो हाइड्रोजन का सिंबल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, कार्बन का इस तरीके से, ऑक्सीजन का ये, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम एंड मरकरी, हर किसी का सिंबल इस अलग अलग तरीके से बना दिया। अब देखो ये बिल्कुल ठीक है, चलो सिंबल बन गए, सबके लिए ईजी हो गया पढ़ना, पूरा नाम याद नहीं करना, स्पेलिंग याद नहीं करनी, ये देख के पता चल जाएगा कि कौन सा आपका एलिमेंट है, कौन सा आपका कंपाउंड बना हुआ है। बट ये आगे चल के अपने आप में ही एक प्रॉब्लम बन गया। कैसे, अब देखो यहां तक हमने 10-12 सिंबल तो बना लिए, अब अगर हम नए नए एलिमेंट्स मिलते जा रहे थे, नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे, तो ये जो नए नए सिंबल है, रोज एक नया सिंबल बनाना, एक नया डिजाइन देना, ये अपने आप में एक चैलेंजिंग काम बनता जा रहा था। और फिर आपस में जब ज्यादा कंपाउंड डिस्कवर, ज्यादा एलिमेंट्स आपके डिस्कवर हो गए, तो ये सिंबल याद करना अपने आप में ही एक क्या हो गया, हार्ड टास्क हो गया। अब भाई हाइड्रोजन का कैसे होता होगा, ऑक्सीजन का कैसे होता होगा, तो अपने आप में जो साइंटिस्ट थे, जो भी प्रोफेसर थे, जो भी फिलोसफर थे, वो आपस में क्या होने लगे, कंफ्यूज होने लगे। तो वहां पर मतलब कि अभी लेटेस्ट में जो मतलब कि लेटेस्ट में क्या हुआ, इन चीजों को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और एक नई टीम बनाई गई। यहाँ पर आपकी चीज आती है, यहाँ पर आपका गया, इन द बिगिनिंग द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स वर ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ द प्लेस वेयर दे फाउंड फर्स्ट। मतलब कि पहले क्या किया गया, सबसे पहले तो ये सर्कुलर बनाए गए, ठीक है। ये फिर आगे चल के याद करने मुश्किल हो गए, तो सोचा कि जहां से भी, जिस भी कंट्री से वो एलिमेंट क्या हुआ, डिस्कवर हुआ है, उसका नाम रख देंगे। जैसे आपका सोडियम हो गया, तो सोडियम आपका जिस भी कंट्री से मिला हुआ है तो उसका नाम Na रख दिया, ठीक है, मतलब कि वो Na से मिला हुआ है। जैसे द नेम ऑफ द कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम द किप्रस, मतलब कि जो कॉपर का नाम है वो किप्रस से लिया गया है, तो वहां पर आपका क्या हो गया, Cu आपका हो गया, ठीक है। सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम द स्पेसिफिक कलर, मतलब कि कुछ कलर से ले लिए। जैसे गोल्ड वर्ड फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो, मतलब कि जैसे गोल्ड, अगर गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड का सिंबल क्या होना चाहिए, एक तरह से हमें बेसिकली G रखना चाहिए, बट वो क्या लिया हमने, AU ले लिया। तो मतलब कि अलग अलग चीजों से हम अलग अलग कंट्री के लोग अलग अलग सिंबल क्या रखने लगे, अलग अलग सिंबल रखने लगे। कोई जो आदमी डिस्कवर कर रहा था, जो साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहा था, बहुत से सोच रहे थे भाई मेरे नाम पे रख दो, कोई सोच रहे थे इसका जो नाम ग्रीक वर्ड में उस नाम से रख दो, कोई किसी कंट्री से फाइंड हुआ तो उस कंट्री का पहला नाम क्या है वो रख दो। तो अलग अलग कंट्रीज में क्या हो गए, अलग अलग रूल्स बनने लग गए। तो यहाँ पर मतलब कि क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि भाई तुम्हारी कंट्री में इसको ये मानते हैं, हमारी कंट्री में तो इसको ये नाम दे रखा है। तो वहां पर क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए एक नई
एक तरह से मीटिंग बुलाई गई, जो सारे साइंटिस्ट हैं, जो प्रोफेसर हैं, केमिस्ट्री के जो सारे मतलब कि हेड टीचर्स हैं, वो आपस में बैठे, जिसका नाम था IUPAC। IUPAC का मतलब कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब वहाँ पर जितने भी केमिस्ट थे हाई लेवल के, वो सब गए और उन्होंने मीटिंग करी कि हमें सिंबल्स को किस तरीके से रखना चाहिए। तो उन्होंने सारे सिंबल बनाए और अप्रूव किया नेम ऑफ द एलिमेंट की। उन्होंने क्या कि हम नेम ऑफ द एलिमेंट कैसे रखेंगे, सिंबल कैसे रखेंगे, साथ साथ उसकी यूनिट क्या होगी। उन्होंने बोला कि मैनी ऑफ द सिंबल्स आर द फर्स्ट वन ऑफ द टू लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स, मतलब जो भी जैसे हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन मतलब कि जो भी बेसिक हमारे पास जो भी एलिमेंट होगा उसका जो सिंबल होगा वो उसका क्या होगा, फर्स्ट लेटर होगा। जैसे हाइड्रोजन हो गया हमारे पास क्या हो, OOXYGN, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का क्या हो गया, O हो गया। ऐसे ही हमारे पास उन्होंने क्या फर्स्ट लेटर किया। फिर उन्होंने बताया कि अगर फर्स्ट लेटर रिपीट हो रहा होगा या फिर फर्स्ट लेटर पूरा डिफाइन नहीं कर पा रहा तो हम क्या बोल देंगे, हम उनके दो लेटर, जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या होता है हमारे पास क्या होता है AL, मतलब कि एल्यूमिनियम क्या रखेंगे, फर्स्ट के 2 लेटर हम ले लेंगे, या तो फर्स्ट का 1 लेटर लेंगे, फर्स्ट की हम अपना क्या लेंगे 2 लेटर लेंगे, जो भी एलिमेंट्स का वो नाम रखा गया होगा वो, ठीक है। इन द नेम ऑफ द इंग्लिश, इंग्लिश में जो भी नाम होगा वो, ऐसे नहीं कि किसी भी कंट्री का मान लो एल्यूमिनियम का नाम इंग्लिश में ये और मैंने इसका नाम यहाँ पर मान लो कुछ और ही रख दिया, XYZ कुछ भी रख दिया, तो मैं अपना नाम नहीं रख सकता, इसका फिक्स जो इंग्लिश में नेम है वही रहने वाला है। ये पूरी जो कंट्री के साइंटिस्ट थे उन्होंने मिलकर ये किया हुआ है। द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर, जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा और सेकंड वाला क्या होगा वो स्मॉल में लिखा जाएगा। फर्स्ट वाले हमेशा कैपिटल और सेकंड वाले स्मॉल, अपर केस, एंड द सेकंड वो क्या होगा लोअर केस में लिखा जाएगा। जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन H, एल्यूमिनियम का AL हो गया, और A कैपिटल A और कैपिटल L नहीं होगा, A कैपिटल होगा, L आपका स्मॉल होगा। जैसे कोबाल्ट का CO नोट कैपिटल CO। इस तरीके से आपका क्या आ गया ये सारा, मतलब कि IUPAC जो मतलब कि एक तरीके से केमिस्ट की मीटिंग हुई, वहां पर ये कुछ डिफाइन हो गया। क्लियर पॉइंट। चलो जी, जैसे यहाँ पर कुछ और चीज आती है, जैसे सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड लेटर अपीयरिंग इन द, जैसे आपका क्लोरीन आता है तो Cl बन गया, जिंक आता है तो Zn बन गया, मतलब कि आपके शुरू के 2 लेटर भी लिए गए या फिर एक को मिस करके दूसरा लेटर लिया गया। और कुछ आपके जो कंपाउंड मतलब कि एलिमेंट्स हैं उनके लेटिन नाम से भी लिया गया, जैसे ये जरूर आपको याद रखने। जैसे आपका क्या आता है सिंबल ऑफ द आयरन, आयरन का सिंबल क्या है Fe आपका होता है, ये कहाँ से लिया गया, फ्रॉम इट्स लेटिन फेरम, मतलब इसको लेटिन में फेरम बोलते हैं ना, तो यहाँ से Fe लिया गया। ऐसी सोडियम का Na लिया गया क्योंकि इसको क्या बोलते हैं नेट्रियम बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि किसका क्या मतलब कि सिंबल होता है और ये कहाँ से लिया गया, जो कि ये 2-3, एक तो आयरन का याद रख लेना, एक अपना सोडियम का और एक अपना पोटेशियम का याद रख लेना। तो ये आपके क्या कहते हैं यूनिक केमिकल सिंबल आपके आते हैं। ठीक है जी पॉइंट, ये आपके केमिकल सिंबल आगे। क्लियर है। चलो जी, यहाँ पर आपके कुछ केमिकल सिंबल्स आते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, आर्गन, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब कुछ सिंबल आते हैं। ये सारे सिंबल आपको याद होने चाहिए। ये जो पूरा टेबल है आपकी टेबल 3.1, ये आपको याद करके आनी है नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में जो हम अपना केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे वहां पर ये जरूर काम आने वाले हैं। क्लियर पॉइंट। चलो जी, अब आपकी ये चीज तो डिफाइन हो गई थी कि ठीक है भाई एटम्स कैसे होते हैं, वो भी डिफाइन हो गए थे कि भाई एटम्स क्या टीनी पार्टिकल्स होते हैं। फिर हमने देख लिया कि एटम का सिंबल क्या होता है, सिंबल भी हमने जो IUPAC है उन्होंने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर जो हमारा नया टॉपिक आता है वो आ जाता है हमारे पास एटॉमिक मास। ठीक है जी, एटॉमिक मास क्या होता है, मतलब कि सिंपल अगर वर्ड में देखें तो एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, एटम का मास, जो भी आपका एटम है उसका जो मास होता है उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक मास। जैसे आपका जैसे हाइड्रोजन हो गया या फिर हमारा क्या पास हो गया ऑक्सीजन हो गया या फिर हमारे पास कार्बन हो गया, तो इनके जो भी एटम के मास है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। और अगर हम सिंपल जो साइंटिस्ट की वर्ड में डेफिनेशन देखें, अब देखो हमारे पास मेजर करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को क्या अपना वेट मेजर करना है तो मान लो फॉर एग्जांपल मेरा वेट आ जाएगा 65 kg, तो 65 kg मेरा एक वेट आ गया, तो यहाँ पर मैंने एक यूनिट भी दे दी और मेरे पास कुछ मैग्नीट्यूड भी आ गया, क्योंकि मेरे पास एक मेजरिंग डिवाइस थी, तो मैंने अपना वेट क्या कर लिया, मेजर कर लिया। बट ये इनका जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, क्लोरीन, या जो भी हमारे पास क्या चीजें होती हैं, ये जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं इनका जो वेट होता है ये बहुत ज़्यादा कम होता है, तो उनको मेजर करने के लिए हमारे पास कोई क्या है डायरेक्ट डिवाइस नहीं है, तो उनका जो वेट है वो हम इनडायरेक्ट वे से मतलब क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो इनडायरेक्ट वे से हमने क्या किया, जैसे इस पे रुको, इस पे देखेंगे उससे हमें और आइडिया होगा। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, यहाँ पर हमारा आता था, ये आ गया एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स।
हाँ जी, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास में क्या है, द मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट ऑफ द डेल्टा एंड एटॉमिक थ्योरी प्रपोज दैट द व्हाट इज द एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक मास आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आपकी चीजें डिफाइन की कि ऑक्सीजन को ले, कार्बन को ले, मतलब अलग अलग तरीके से अलग साइंटिस्ट ने सबना अपना अपना अलग दिया। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ से देखो, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ द कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड आपका एग्जांपल है जिसको CO से डिफाइन करते हैं, फॉर्म बाय द कार्बन एंड ऑक्सीजन। इट वाज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंड विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, CO बनाते हैं। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि कार्बन जो है वो कंबाइंस करता है 4/3 टाइम्स द मास ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि कार्बन और ऑक्सीजन का मास हमने क्या कर दिया, एक दूसरे से कंपेयर कर दिया। इसी तरीके से हमने आपस में मासेस को कंपेयर किया और हमने एक यूनिट बना दी AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट, जिसको आगे चल के और छोटा कर दिया गया, जिसको हम बोलते हैं यूनिफाइड मास। मतलब कि किसी भी जो एटम है उसका मास हम किस चीज में लेते हैं, यूनिफाइड मास या फिर AMU। जैसे हम आपका और मेरा, मतलब हमारा मास किस चीज में लेंगे, kg में लेंगे, या कोई छोटी सी चीज है जैसे ये सीजर हो गई, इसका मास किस चीज में लेंगे, ग्राम में लेंगे। तो ऐसे ही हमारे पास क्या कर दी, एटम का मास बहुत ज्यादा छोटा था तो उसकी यूनिट क्या बना दी, उसकी यूनिट बना दी यूनिफाइड मास, जो कि हम U से डिफाइन करते हैं, और AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ये हमने क्या बना दी, उनकी यूनिट बना दी। ये हमारे पास सिंपल पॉइंट आ जाता है। ठीक है जी, चलो जी, अब उसका मास किस तरीके से लिया गया, होल नंबर और नियर होल नंबर आर पॉसिबल, मतलब कि होल नंबर या नियर होल नंबर हमने देखा कि उसका आसपास मास लेंगे। व्हाइल सर्चिंग फॉर द वेरियस एटॉमिक मासेस, साइंटिस्ट टुक द 1/16 मास ऑफ द एटम ऑफ द नेचुरली ऑक्यूरिंग ऑक्सीजन। मींस उन्होंने क्या लिया, ऑक्सीजन को बेस मास मान लिया कि जो ऑक्सीजन का जो हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन का जो बेस मास होगा वो 1/16 मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब कि ऑक्सीजन के एटम का जो मास होगा उससे कंपेयर कर करके हम क्या निकाल लेंगे, सबका मास निकाल लेंगे। तो और ऑक्सीजन ही क्यों लिया, क्योंकि ऑक्सीजन क्या लार्ज नंबर ऑफ एटम से रिएक्ट कर जाता था, और एटॉमिक मास ऑफ द गेम द मास इज मोस्ट एलिमेंट होल नंबर। और सोल्व करके मींस ऑक्सीजन के साथ जब भी जिस भी एलिमेंट को हम कंपेयर कर रहे थे तो जो उसका मास आ रहा था वो एक होल नंबर में आ रहा था, तो यहाँ पर हमने ऑक्सीजन ले लिया। बट आगे चल के जब 1961 में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कर लिया हमने, आगे चल के मतलब कि जब देखा ऑक्सीजन से भी जो बेटर परफॉर्म कर रहा था वो आपका कर रहा था कार्बन 12 का आइसोटोप्स। तो कार्बन 12 का जो आइसोटोप्स था वो आपका क्या कर रहा था, ऑक्सीजन से भी ज्यादा आपको मतलब कि एटॉमिक मास की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से दे रहा था। तो यहाँ पर आपकी जो एटॉमिक मास ये आ जाती है आपकी एटॉमिक से लिखते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो आपकी एटॉमिक मास यूनिट क्या आती है, एटॉमिक मास आपकी यूनिट आ जाती है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये आपको क्या रखनी है, ये आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज AMU या फिर व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट। तो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब कार्बन 12 एटम का मास कितना होता है, 12, ये आ जाएगा 1/12, ये आ गया 1 के इक्वल। तो 1 जैसे अगर ऑक्सीजन का मास देखिए तो ऑक्सीजन का मास कार्बन से 16 टाइम्स होता है, तो 1 की 16 से कर देंगे तो आ जाएगा 16। जो कार्बन का मास होता है हाइड्रोजन का कंपेरिजन में 1 टाइम्स होता है, तो हाइड्रोजन का जो मास आ जाएगा वो आ जाएगा 1, और ऑक्सीजन का आ जाएगा हमारे पास 16। ये आ गया O2 का O का मास। ठीक है जी, ये आपका O का मास है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड हमने यूनिट ले ली, जो कि हमने ले ली एटॉमिक मास यूनिट, जो कि हमने कार्बन से डिफाइन किया। कार्बन 12 का जो आइसोटोप है उसका मास 12 होता है, और उसका 1/12 कर देंगे तो ये आ गई 1/12 मास ऑफ कार्बन, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये आपकी क्या आ गई, AMU मतलब एटॉमिक मास आपकी यूनिट आ गई। क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से हमारी सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, अब आपको क्या याद करना है, साथ साथ जो आपकी जो ये टेबल 3.2 है ये भी आपको याद करनी है। इसमें हर एक जो एलिमेंट है उसका आपको मास दिया हुआ है। देखो मास आपको डायरेक्ट याद ही करना होगा, इसकी कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होती। जैसे हाइड्रोजन का 1 आता है, कार्बन का आपका 12 आता है, नाइट्रोजन का 14 आता है, ऑक्सीजन का 16 आता है। इसी तरीके से आपको सबको ये सिंगल ही आपके क्या है, सबके एटम मतलब एक एक एटम का क्या है मास आपका आता है। ये सब आपको याद करने हैं। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, नेक्स्ट यहाँ से जो आपकी चीज आती है वो आ जाती है हाउ डू एटम एग्जिस्ट, मतलब एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं। तो देखो बेसिकली जो एटम्स हैं, एटम्स एग्जिस्ट, AXIST, एटम आपके किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिकली एटम्स आपके 2 तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। एक तो आपका सिंगल, मतलब कि सिंगल एटम पड़ा हुआ है, मतलब कि सिंगल फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन का एक एटम हो गया, तो इस तरीके से। और एक आपका क्या होता है डबल या फिर बोल सकते हैं कंबाइन फॉर्म। जो ज्यादातर मैटर होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन फॉर्म में होते हैं। जैसे 2 ऑक्सीजन मिलकर आपका क्या बना लेते हैं, ऑक्सीजन का कंपाउंड बना लेते हैं। मींस ऑक्सीजन 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिलकर O2 बना लेते हैं, और इसी तरीके से नेचर में रहते हैं। जैसे ऐसी हाइड्रोजन सिंगल ना रह के क्या रहता है, H2O की फॉर्म में
रहता है, और कार्बन तो आपका क्या रहता है, अकेला ही रहता है। तो बहुत से एटम्स क्या हो गए, वो सिंगल रहना पसंद करते हैं, और बहुत से एटम क्या हो गए आपके क्या होते हैं, डबल रहना पसंद करते हैं। तो ये कैसे डिफाइन हुआ, जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होता है वो उतना ज्यादा एक दूसरे के साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है। जो लीस्ट रिएक्टिव होता है, मतलब जो कम रिएक्टिव होता है, जैसे आपके पास क्या हो गया, गोल्ड हो गया, आपके पास क्या हो गया, सिल्वर हो गया, ये क्या रहते हैं, AU AG, ये क्या रहते हैं, ये इंडिविजुअल भी रहते हैं, मतलब ये एटम्स की फॉर्म में रहते हैं। और जो आपके पास क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये क्या रहते हैं, ये आपके मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रहते हैं। यहाँ पर आपके एटम्स की दो चीजें आ जाती हैं। क्लियर पॉइंट। चलो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, इनको भी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आता है डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद अ नेक्ड आई। नेक्ड आई से हम एटम को क्यों नहीं देख सकते, क्यों, क्योंकि जो एटम का साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा है। वो आपका क्या है, वो आपका 1 नैनोमीटर से भी ज्यादा आपका क्या छोटा आता है। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁹ मीटर, उससे भी ज्यादा आपका छोटा होता है। इसलिए हम एटम को क्या है, नेक्ड आई से नहीं देख सकते। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है, नेक्स्ट आता है व्हाट इज मॉलिक्यूल। देखो मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल का मतलब होता है जब आपके दो या दो से ज्यादा एटम्स एक फिक्स रेशो में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, आपका मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, मॉलिक्यूल आपका क्या हो गया, एटम से मिलकर जो चीज बनती है उसको सिंपली हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। या फिर हम डेफिनेशन दे सकते हैं, A molecule is a general group of 2 or more atoms that are chemically bonded together। मतलब कि दो या दो से ज्यादा एटम केमिकली बॉन्ड करे टुगेदर और बिल्कुल एक स्टेबल फॉर्म में रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। A molecule can be defined as the smallest particle of the element or compound that is capable of independent existence and show all the properties of the substance। ये भी आपकी एक डेफिनेशन है कि जो आपका मॉलिक्यूल है वो क्या हो गया, केमिकली बॉन्डेड होता है किससे, डिफरेंट दो या दो से ज्यादा एटम से, और वो कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस से, मतलब कि वो अपने आप एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे आपका क्या है, H2, ऑक्सीजन, और ये क्या होते हैं, ये एग्जिस्ट कर सकते हैं अपने आप ही, और सारी प्रॉपर्टीज रखते हैं उस सब्सटेंस की। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन ज्वाइन टुगेदर टू मॉलिक्यूल, मतलब सेम टाइप के एलिमेंट्स भी आपस में मिल सकते हैं और डिफरेंट टाइप के एटम्स भी आप में क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आता है मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स की तो डेफिनेशन आपने देख ही ली। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन सिंपली आपकी आ गई, जो केमिकली बॉन्डेड होते हैं एटम्स और एक इंडिपेंडेंट उनकी क्या होती है, पहचान होती है। अब यहाँ पर आपका जो चीज आती है वो आ जाता है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स बेसिकली आपके दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले तो आपका आता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, सबसे पहले आता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, और दूसरा आता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। और अगर आप इनको सिंपल वर्ड में समझो तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी एलिमेंट आपका क्या होंगे, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने होंगे, उनको बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। और जो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स से मिलके बने होंगे उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें एग्जांपल के तौर पे, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स हमारे क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स हो गए जो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट कंसिस्टेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम, जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने होंगे उनको क्या बोलेंगे, हम अपना एलिमेंट्स बोलेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन क्या है, O से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोजन हमारे पास क्या हो गया, तो क्या हो गया, H2H से मिलकर बना हुआ है, मतलब कि मॉलिक्यूल्स वो क्या हो गए, एटम, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट आपके हो गए। जैसे कि आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं, आर्गन आपका आ जाता है, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस। और इसमें आप देख सकते हो एटोमिसिटी लिखी हुई है। एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आ जाता है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी का आपका सिंपल मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स, मतलब किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी एटोमिसिटी बोलते हैं। जैसे आर्गन में आपका क्या होता है, AR मतलब क्या होता है, सिंपल एक एटम है तो वो क्या हो गया, मोनोएटॉमिक। हीलियम He क्या हो गया, सिंपल एक एटम है तो मोनोएटॉमिक। डायटोमिक मतलब कि दो हैं तो दो क्या हो गए, डायटोमिक। ऐसी ट्राइएटोमिक, टेट्रा मतलब कि आपके चार हो गए। पॉलीएटोमिक आपके क्या हो गए, सल्फर क्या होता है, S8 की फॉर्म में होता है, तो ये क्या हो गया, पॉलीएटोमिक आपका हो गया। इस तरीके से आपकी आ जाती है एटोमिसिटी। और ये सब आपके क्या आते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स आते हैं, मतलब सेम टाइप ऑफ एटम्स मिलके ये मॉलिक्यूल बनते हैं। नेक्स्ट टाइप आपका आ जाता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलके बनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्या आ गया, H2O क्या हो गया, H2O का मॉलिक्यूल मतलब इसमें क्या है, एक हमारे पास हाइड्रोजन है और दूसरा हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स मिलके क्या बना रहे, एक मॉलिक्यूल बना रहे, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, जो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स
से मिलकर बनता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आ गया हमारे पास, क्या आ गया हमारे पास, वाटर आ गया, अमोनिया आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। तो ये क्या हो गए हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड हो गए जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके क्या है एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। क्लियर है पॉइंट? चलो ये सब कुछ आपका पॉइंट आता है। ये आई थिंक आपकी ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। बाकी एनसीईआरटी आपके पास है, रीड आपको जरूर करनी है। मैं आपको जितना अच्छे से समझा दूं, चाहे कोई भी टीचर आपको जितना मर्जी अच्छे से समझा दे, खुद पढ़ के खुद आपके नोट्स बनाना, खुद अपनी चीजें पढ़ना, वो चीज कभी मत छोड़ना, क्योंकि वो लास्ट तक वही आपके काम आएगी। चाहे कितना अच्छा आपका टीचर हो, सारी चीज वो नहीं बताएगा, कुछ ना कुछ चीज वो जरूर छोड़ेगा, और छोड़नी भी चाहिए, क्योंकि तभी आपको खुद पढ़ने की आदत रहेगी। ठीक है जी? वैसे मैं आपको सारी चीज समझा के चलूंगा। जहां चीज आपको ज्यादा समझानी है मैं ज्यादा डीप जाके समझाऊंगा, जहां मेरे को लगेगा कि हाँ बच्चे यहाँ पर समझ जाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, हमें पता है, और काफी बच्चों को पढ़ाया हुआ है, तो पता है मेरे को कहाँ आपको डाउट आ सकता है। मैं पहले वहां पर बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग से आपको समझा के चलूंगा। ठीक है जी? चलो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है, नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है व्हाट इज आयन। आयन का मतलब क्या होता है? देखो आपके पास क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। एटम्स में मतलब क्या लग जाते हैं, जब पॉजिटिव या फिर आपके क्या है नेगेटिव साइन लग जाते हैं, मतलब एटम्स क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हैं, तो बॉन्डिंग करने से क्या हो जाते हैं, वो चार्ज हो जाते हैं। तो जो हमारे पास चार्ज एटम होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम आयन बोलते हैं। अब यहाँ पर एक चार्ज होता है हमारे पास पॉजिटिव, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव हमारे पास होता है। तो जो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होता है, उसको तो हम बोलते हैं अनायन, और जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज एटम होता है उसको बोलते हैं हम अपना कटायन। ये आपको नाम याद रखने, आगे आने वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आएंगे, जो कि आपके एटम्स और चार्ज एटम या फिर हम बोल सकते हैं आयन, वो आपके आगे आने वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आएंगे। जैसे आपका जो कंपाउंड होता है NaCl, Na में जो आपका Na होता है वो पॉजिटिव होता है, और Cl आपका नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव क्या हो गया, पॉजिटिव आपका क्या हो गया, कटायन आपका हो गया, और नेगेटिव आपका क्या हो गया, वो आपका एनायन आपका हो गया। तो आयन क्या हो गया, आयन का मतलब हो गया द चार्ज एटम इज नोन एज आयन, और सिंपली कटायन और अनायन क्या हो गया, द पॉजिटिवली चार्ज एटम इज नोन एज कटायन, और द नेगेटिवली चार्ज एटम इज नोन एज अनायन। ये आपकी सिंपल डेफिनेशन आ गई। क्लियर पॉइंट? चलो जी, जैसे यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं सब कुछ आयनिक कंपाउंड आते हैं, जैसे कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन मिला होता है, मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम और सल्फर मिला होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड, जो कि आपका ये NaCl आपका आ गई, आपकी डेफिनेशन आ गई। क्लियर पॉइंट? चलो जी, इस क्लास के लिए हम अब इतना ही रखते हैं। अभी आपको जो भी आपका पेज नंबर क्या होगा, पेज नंबर 31 तक ये आपको रीड करके आना है। यहाँ तक सब कुछ, यहाँ तक जो भी आपकी प्रॉब्लम आएगी वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी वो प्रॉब्लम ले लूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में अपने करने वाले इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जहां से आपका एग्जामिनेशन में पक्का क्वेश्चन आता है, जो कि आता है हमारा केमिकल फॉर्मूला, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। आई होप आपकी जो हमने आज क्लास में पढ़ा है, जो सब कुछ समझा, वो आपकी अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। बाकी वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।